ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रिकॉर्ड यूपीआई लेन देन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। एके भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डिजिटल लेन देन में भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली है और मई में यूपीआई भुगतान में 14 अरब 4 करोड़ लेन देन का एक नया रिकॉर्ड बना है और कुल 20,45,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। तो इन आंकड़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर महीने ये आंकड़े जो हैं दिखा रही है कि जो यूपीआई एक जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है किस तरह से और भी जनप्रिय हो रहा है। ये यूपीआई की जो जनप्रियता जो है ये सिर्फ इसी महीने नहीं हुई है। अगर आप 2023-24 का भी आंकड़ा देखें तो करीबन 2023-24 में 57% वृद्धि हुई थी ट्रांजैक्शन के ऊपर। करीबन 131 करोड़ या 131 बिलियन जिसे हम कहेंगे वो उनकी ट्रांजैक्शन हुई थी। और अगर वैल्यू देखते हैं पिछले साल वो भी 44% की वृद्धि हुई थी। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हर महीने ये चीज बढ़ रही है। और इसका एक प्रधान कारण ये है इसकी टेक्नोलॉजी, और दूसरा कारण ये है कि जो कैश में जो लोग जुड़े हुए हैं, कैश में जो सुविधा होती है वो सुविधा ये यूपीआई ट्रांजैक्शन में नहीं होती है जी। और तीसरा प्रधान कारण ये है कि अगर अभी तक एक यूपीआई ट्रांजैक्शन में अगर आप नियमित रूप से करें और एक जो मात्रा है उससे बढ़कर न करें तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो कंज्यूमर टू मर्चेंट को कोई कॉस्ट नहीं होता। तो ये कॉस्टलेस कोई आपको एक पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप चेक में पेमेंट करते हैं, एक जमाने में चेक में पेमेंट करते थे तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस हुआ करती थी। अगर आप क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज अभी भी होती है। पर ये यूपीआई कैश पेमेंट में कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है और ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है कि किस लिए इतना जनप्रिय होता जा रहा है। एक अगर हम शुरुआत से देखें तो डिजिटल लेन देन की संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में करीब 2071 करोड़ थी, जो अब इतनी विशाल हो गई है भारत में कि दुनिया के कई देश मिलकर भी इतना डिजिटल लेन देन नहीं कर पाए हैं। तो इस उपलब्धि पर आपके क्या विचार हैं? जो हमारे देश में 2-3 चीजें जो पिछले सालों में हुई हैं उसमें ये एक महत्वपूर्ण चीज है, उपलब्धि भी है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें 2-3 इसके पायदान हैं, 2-3 पहलू हैं, उसको हमें समझना होगा। पहला जो पायदान था वो था कि आप किस तरह से जो बैंकों में जो अकाउंट्स जो हैं, जो जनधन अकाउंट्स की जो एक गति पिछले हमने 5-6 साल में देखी है, उस गति से क्या हो गया कि बैंकिंग सेक्टर की जो इंक्लूजन जिसे कहते हैं, जिसे एक आम आदमी भी बैंकिंग अकाउंट की खाता खोल सकता है और ये जीरो अकाउंट खाता हो सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में ये जीरो अकाउंट होता है पर कुछ ही महीनों बाद ये जीरो अकाउंट बनकर कुछ पैसे भी आ जाते हैं। इसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास पूरे नहीं है पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो पहली बात है। और दूसरी बात जो है वो आपका आधार के साथ लिंक करना इस अकाउंट को। उससे क्या होता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट जिसे कहते हैं कि आइडेंटिटी की चोरी वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो आधार के साथ लिंक हो जाता है और कोई इंसान दूसरे इंसान को बताते हुए वो काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीजों में जो ट्रांसफर ऑफ कैश एक्स से वाई होने की जो सुविधा मिलती है वो मैं समझता हूँ कि और कोई टेक्नोलॉजी में उतना अच्छा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, उससे भी ये काफी जनप्रियता का कारण है। एक अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो हम भारतीयों को यूपीआई पूरी तरह से भा गया है। आज की डेट में सब्जी, फल, राशन या फिर छोटे छोटे जो दुकानदार भाई हैं हमारे, उनके ट्रांजैक्शन हम करते हैं और साथ में बड़े पेमेंट भी आजकल लोग अपने फोन से यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम बहुत बड़े बड़े फायदे उठाने में इससे सक्षम हुए हैं? पहली बात तो यह है कि जो एक हर बिजनेस में हर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें एक चीज होती है, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई दुकान में जाते हैं और कैश पेमेंट करते हैं तो कैश में, क्योंकि वो कैश आरबीआई से कैश बन के आता है जो अपनी कैश लेते हैं आप, उसमें कोई ट्रांजैक्शन में कोई पेमेंट का कॉस्ट नहीं आता है। तो हमें ये एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज ये था कि किस तरह से हम कैश के सिवा
और कोई पेमेंट का रास्ता ढूंढे जो कैश की तरह ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्री हो, पर उसके साथ साथ जो एक टेक्नोलॉजी के जरिए जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी जो एक रूपरेखा या ट्रैक हम फॉलो कर सकते हैं, जिसे हम ब्लैक मनी से का जो ऊपर प्रहार करने का जो एक सरकार का भी एक बहुत बड़ा एक टारगेट था, वो भी उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो कैश के सिवा बैंक के पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना, इसके लिए जो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो तैयारी किया गया और इसके अंदर नया जो एक आयाम जोड़ा गया वो है, टेक्नोलॉजी में एक चीज होता है कि क्यूआर कोड। जी। तो आम जो सब्जी वाला जो है, आज आप देखेंगे सब्जी वाला हो या दूध बेचता हो, उसके पास एक क्यूआर कोड होता है और वो क्यूआर कोड उसके बैंक अकाउंट के साथ मिला हुआ होता है और आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और उसको पेमेंट दे देते हैं और आपके अकाउंट से वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। पर ये कैश की तरह नहीं होता है जिसमें एनोनिमिटी है, कौन पैसा दे रहा है, किसके पास जा रहा है, ये एनोनिमिटी नहीं है। पर यूपीआई पेमेंट में ये एनोनिमस पेमेंट नहीं होता है। हम जानते हैं कि मैंने अपना पैसा आपको दिया है बैंक के ट्रांजैक्शन के जरिए। तो मैं ये समझता हूँ ये एक फेल प्रूफ सिस्टम है। और जब मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, बहुत देशों ने, बाहर के देशों ने भी इंडिया से ये तकनीक के साथ एक कोलैबोरेशन करके वो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन का ये एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो तकनीक हम सिंगापुर में आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, थाईलैंड में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे भी इसी सहूलियत के साथ बैंक के पैसे और एक बैंक में चला जाता है, आपके पैसे दूसरे के बैंक में जा सकता है। एक अभी आपने आंकड़ों की बात की और आपने ये भी बताया कि देश से बाहर भी यूपीआई का पेमेंट किया जा सकता है। तो अभी आरबीआई ने बीते दिनों एक स्टेटमेंट दिया है कि 2029 तक हम अनेक देशों, लगभग उनकी संख्या 20 तक हो सकती है, वहां पर यूपीआई भुगतान को विस्तार देने की बात कही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वैश्विक पटल पर बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये किस तरह से मददगार साबित हो सकती है? ये मददगार साबित इसी तरह से होगी अगर मान लीजिए जिन देशों में इसकी एक्सेप्टेंस हुई है उन देशों में से के साथ जो ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं और पीपल टू पीपल जो ट्रांजैक्शन जो होता है, पेमेंट होता है बिजनेस, छोटे बिजनेस से, उनके साथ ये संभव होगा। तो मैं समझता हूँ कि छोटे उद्योग, मझले उद्योग, आम आदमी जो मान लीजिए सिंगापुर में जो है और यहाँ पे जो है, अगर वो पैसा भेजने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ ये यूपीआई के जरिए हो सकता है और ये सहूलियत भी होती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होता है और ये ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग में कोई असुविधा नहीं होती। वैसे सरकार ने वित्तीय रूप से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड और रुपे डेबिट कार्ड की बात भी कही और वो हम देख भी रहे हैं कि आज वो अवेलेबल हैं। और साथ ही कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और साथ में अन्य भुगतान प्रणाली संचालकों या फिर जो ऐप प्रदाता हैं उनको प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया था। तो ये कदम कहाँ तक सहायक रहा इस संख्या को बढ़ाने में? देखिए, ये जो इंसेंटिव होता है वो इंसेंटिव शुरुआती दौर में उसको जनप्रिय बनाने में सहायता जरूर करता है और इसमें भी किया है। पर मैं ये समझता हूँ कि ये शुरुआती दौर में ये इंसेंटिव काम आती हैं, पर हमें ये देखना होगा कि मूलतः ये जो स्कीम जो है इसमें जनप्रियता होने के कारण है कि नहीं। मेरा मानना ये है कि यूपीआई सिस्टम में एक तो सहूलियत है, दूसरा टेक्नोलॉजी बहुत इजी है। उसके कारण ये इंसेंटिव शुरुआती दौर में जरूर काम आएगी, पर उसके बाद ये इंसेंटिव की ज्यादा जरूरतें नहीं पड़ेगी, क्योंकि आम लोग, जैसे हमने देखा कि 131 बिलियन लोग इसका अगर इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक जनप्रियता का एक उदाहरण निदर्शन ही है। एनपीसीआई डेटा के अनुसार साल 2023 के समान ही जो आंकड़े रहे हैं उसके मुकाबले मई 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा वॉल्यूम के हिसाब से 49% बढ़ा और वैल्यू के हिसाब से 39% बढ़ा। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये संख्या और बढ़ती जाएगी। अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें, थोड़ा सा आगे की ओर अगर नजर डालें, तो आपको कैसा भविष्य नजर आता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरा जो एक आधार बनाया गया है, ये जो ढांचा बनाया गया है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे, इसमें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे बैंक की भी योगदान है। तो शुरुआती दौर में मैं समझता हूँ कि ये चीज को जनप्रिय करने के लिए लोग इसको अपना लें
इसमें ये बहुत सहायता हुई है। पर अगर आगे हमें बढ़ना है, मैं समझता हूं कि एक जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, जो आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकर कर रही है इस सर्विस को चालू करने के लिए, एक समय ऐसा आएगा जब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा पब्लिक गुड है जो सरकार अपनी सब्सिडी देकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ावा देने की कहे। एक समय जरूर आएगा कि इसका एक कॉस्ट सरकार को न लेने के बजाय ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही ये कॉस्ट ले, और ये कॉस्ट वो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि कैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितना बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये कॉस्ट को उनका व्यय का जो भार वहन करना है उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि इसे हम आगे बढ़ाना चाहिए। पर जो सब्सिडीज जो है इसमें, वो सब्सिडी इस वक्त जो है वो अगर इतनी तरह से बढ़ जाता है तो सब्सिडी का जो भार जो है वो सरकार को वहन करना पड़ेगा और उससे टैक्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। एक समय ऐसा आना चाहिए जो ये ट्रांजैक्शन का कॉस्ट ये जो सर्विस प्रोवाइडर जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसी को देना चाहिए, ना कि सरकार को ये कॉस्ट लेना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कई सारी डिजिटल पहल की गई हैं और इसी योजना में किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में स्वदेशी रूप से कई और तरीके विकसित किए गए, जैसे कि भीम यूपीआई लाइट, भीम यूपीआई लाइट एक्स, यूपीआई भीम यूपीआई जैसे तमाम बातें रही हैं। तो ये अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, पहले ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं ये नजर आता था कि शायद कुछ घालमेल होता था या धांधली होती थी, लेकिन अब पारदर्शिता लाने में भी ये बड़ा सहायक रहा है। इस पहल के बारे में आपको क्या कहना है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ट्रांजैक्शन में, यूपीआई ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कैश और यूपीआई पेमेंट में अंतर ये है कि आप यूपीआई का पेमेंट अगर आपके पास एक मोबाइल फोन हो तो आप उस मोबाइल फोन से आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, आपको कैश को भी लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तो है पारदर्शिता बढ़ गई है। दूसरी बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो है ये घर में बनी टेक्नोलॉजी है, अपनी टेक्नोलॉजी है। उसमें अगर कोई कमियां हो उसको अगर आप सुधार करना चाहते हैं वो आप भारतवर्ष में ही आप उसका सुधार कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो ट्रैकिंग जो होती है, ये ट्रैकिंग आप इसमें कर सकते हैं। कैश में जो ट्रैकिंग की जो सुविधा नहीं है वो सुविधा यूपीआई पेमेंट में नहीं है। और आपको ये भी समझना होगा कि जो कैश जो है वो एकदम फ्री नहीं है, कैश का भी एक कॉस्ट होता है। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बैलेंस शीट देखेंगे उसमें हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश को मेंटेन करने के लिए, नोट्स को प्रिंट करने के लिए खर्चा करता है और वो इसका कॉस्ट है इसका। पर यूपीआई पेमेंट में इस वक्त नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो ढांचा बनाया है, उस ढांचे का भी एक कॉस्ट है, पर वो कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर मान लीजिए ये इतने सारे जो पेमेंट हो रहे हैं, जो 2023-24 में जो आपके ट्रांजैक्शन 200 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, उसका अगर बहुत ही कम से कम अगर परसेंटेज पॉइंट अगर आप कमीशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन को वो सर्विस चलाने के लिए दे, मैं समझता हूँ इसमें हम और भी आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। यूपीआई की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं और ये आज महानगरों में रहने वाले लोगों की एक खास आवश्यकता बन चुका है। और दिल्ली जैसे महानगर की हम बात करें तो जेब में बिना पर्स रख करके भी आप पूरा दिन घर से बाहर रह सकते हैं, इतना बदलाव हमारे सामने है। लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है डिजिटल लेन देन में। तो एक आम उपयोगकर्ता के लिए स्वयं डिजिटल लेन देन को सेफ रखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो सेफ्टी की बात आपने की है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि ये ओटीपी का जो एक बहुत बड़ा एक संदेश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी दे रही है आजकल कि जब आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं तब आपको जो ओटीपी जो होता है आपको देना नहीं पड़ता, वो ओटीपी आप देते हैं। तो ये जो ऐसे जो जागरूकता वाली जो अवेयरनेस की कैंपेन जो है ये इसको और भी बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हम और भी आगे इसका प्रसार देख सकेंगे। से जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे रिकॉर्ड यूपीआई लेन देन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।